देखो, कल हमने बेसिक देख लिया था क्या आता है, आपने वीडियो देखा हो? वो 2 घंटे की वीडियो पूरा देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। अब आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? पेपर नंबर 2। क्या पढ़ाएंगे? पेपर नंबर 2। क्या बोलते हैं 2 पेपर को? इसका नाम क्या है? जीएस। क्या नाम है इसका? इसका मतलब क्या होता है? जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन। क्या नाम है इसका? सामान्य अध्ययन, है ना। सामान्य अध्ययन है, ये बताया था आपको। अब आपके पास एक काम होना चाहिए कि एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस होना चाहिए और इस सिलेबस को याद होना चाहिए। याद ऐसा कि आंख बंद करके कोई पूछे कि पेपर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 5 कौन सा है, आप बता दो कि उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। अगर आपको सिलेबस याद है तो आपके मान के चलिए कि बहुत सही डायरेक्शन में चले गए आप, है ना। अगर हमें ये अभी बहुत सारे लोगों को पूछेंगे ना हम कि बताओ पेपर नंबर 2 में क्या ही कर देंगे, बोले ही हमें नहीं पता, वो नहीं करना है ना। तो हमें एटलीस्ट सिलेबस तो पता होना चाहिए। अब पेपर नंबर 2 आपको बताया था हर पेपर के कितने पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक, पार्ट ए में क्या होता है? राजनीति। क्या होता है? पॉलिटी। पॉलिटी होती है ना। पार्ट ए में क्या होती है आपकी? पॉलिटी। राजनीति विज्ञान कहा जाता है इसे, है ना। या संविधान। क्या कहा जाता है? संविधान। क्या कहा जाता है? संविधान। और पार्ट बी में क्या है? समाजशास्त्र। क्या है? समाज शास्त्र। क्या है? समाजशास्त्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सोशियोलॉजी। क्या बोला जाता है? सोशियोलॉजी। इंग्लिश मीडियम किसका है? किसी का नहीं, हिंदी मीडियम, ठीक है। तो ये किसे कहा जाता है? सोशियोलॉजी। अब हम देखेंगे कि पेपर नंबर 2 कितने नंबर का होता है, मार्क्स कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का होता है बताओ। प्रत्येक पेपर कितने मार्क्स का होता है? 300 का बोला था ना हमने कि पहले 4 पेपर 300, पांचवा पेपर 200 और छठा पेपर 100। तो ये कितने मार्क्स का होगा? 300। अब 300 को ये पार्ट ए कितने का होगा? 150। पार्ट बी कितने का होगा? 150। तो हमने क्या देखा कि हम पढ़ना क्या शुरू करेंगे? पेपर नंबर 2 पूरा, 2 क्लास रहेगी 50-50 मिनट की। तो पार्ट ए पढ़ेंगे पहले, राजनीति। फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पार्ट बी, समाजशास्त्र। और हमने आपको बताया था सिलेक्शन कितने % नंबर पे होता है? 600 से ऊपर, तो लगभग 50% नंबर आते। तो हम आपको एक तो पेपर 2 पढ़ाएंगे, जैसे ये पूरा 300 नंबर पूरे। फिर आपको पेपर 4-5 पढ़ाएंगे, कितने हो गए? 200। और पेपर नंबर 6 पढ़ाएंगे, फिर इसमें कितने हो गए? 100। कितने नंबर का पूरा हो गया? केवल 3 पेपर पढ़ के याद हो गए। जितने नोट्स भेजे आपको, जितना करा रहे हैं, उतना ही याद हो गया। बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाओगे, बहुत मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में। पर कंडीशन क्या है? जितना बता रहे उतना मानेंगे आप। ठीक, तो हम क्या देखें कि अच्छा, अब ये है, हमने प्री में क्या देखा था? 10 यूनिट होती है, लेकिन ये जो मेंस का है ना, इसमें प्रत्येक पार्ट में 5 यूनिट होती है। कितनी होती है? हर पार्ट में कितनी यूनिट होगी? 5। जैसे प्री में ओवरऑल 10 यूनिट होती, अब यहां पर एक पार्ट में 5 यूनिट, फिर एक पार्ट में 5 यूनिट, तो 10 यूनिट एक पेपर में। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे? क्वेश्चन कितने आते हैं? तो देखो, क्वेश्चन पहली बात तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है आपका, यहाँ बताएंगे, 2 मार्कर, 2 मार्क, है ना, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स। तो क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे? 2 नंबर का, 7 नंबर का और 10 नंबर का। अब 2 नंबर के कितने? एक पार्ट, हम देख रहे हैं एक पार्ट का। पार्ट 1 में 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15। 15 × 2 कितने हो गए? तो 30 नंबर। अब इसमें 30 में से 30 आ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। खत्म बात। भारत अंग्रेजों से कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। क्या काटेंगे इसमें? तो इसमें पूरी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन आ गया इंटर स्टेट काउंसिल या इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या लिखा गया है? 324 बस।
तो इसमें पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे उड़ते हुए तीर भी आते हैं, नंबर बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी आते हैं। हम आपको बताएं क्वेश्चन कैसे। फिर 7 मार्कर क्या आते हैं आपके 10, 10 इंटू 7 कितने हो गए 7 धम 70, कितने हो गए 70 है ना। और क्वेश्चन कितने हो गए 15 और 10 25, और 10 मार्कर क्या आते 5 क्वेश्चन, 5 इंटू 10 कितने हो गए 50, कितने हो गए ये 100 और 50 150, तो नंबर कितने हो गए बराबर, अरे 70 और 30 100 और 50, ठीक ठीक, तो 150 नंबर का क्या हो रहा है आपका पार्ट ए। सेम यही कहां रहेगा पार्ट ए व बी दोनों में सेम, मतलब एक पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे बताओ, 15 10 25 ने 5 30 है ना, 30 पार्ट ए और 30 पार्ट बी, 60 क्वेश्चन लिखने आपको कितने घंटे में, और ये पेपर कितने घंटे का होगा, हाँ 3 घंटे का पेपर ये बंद करो तो। अच्छा ये सेंसस वाले, अरे तो हम क्या बता रहे थे आपको, पार्ट ए और पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 60, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे दोनों मिलाकर 60 क्वेश्चन, ठीक। समय कितना रहेगा 3 आवर्स, कितने 3 घंटे में आपको लिखना है। देखो ये 2 नंबर के क्वेश्चन तो बहुत जल्दी लिख लो, बोले क्या है आता है तो आता, नहीं तो नहीं आता है, बोले इतना स्पीड से कैसे लिखेंगे, अब वो धीरे धीरे आप में प्रैक्टिस होने लगेगी, धीरे धीरे अगर आप पेपर सोल्व करना सीख गए, केवल पूरा पेपर लिखना सीख गए, आप मान के चलो आप सिलेक्शन हो जाएगा। समस्या है कि लोग ना तो आंसर राइटिंग करते, ना बच्चों को पता रहता कितने नंबर क्वेश्चन। अधिकांश लोगों को पूछना जो बोले पीएससी की तैयारी 1 महीने से 1 साल से कर रहे, उनको पूछो कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बेसिक पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो हमें बेस पे ध्यान देना, आधार पे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम पढ़ेंगे क्या पेपर नंबर 2, इसका नाम क्या है सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज, और कितने मार्क्स का होता है ये 300 है ना। और पार्ट ए होगा इसमें कितने नंबर का 150, पार्ट बी होगा कितने नंबर का 150, और पार्ट ए में क्या विषय रहेगा राजनीति विज्ञान या पॉलिटी, पार्ट बी में क्या रहेगा आपका समाज शास्त्र, समाज शास्त्र। अब क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, बोले ये तो रहेगा पर आएगा क्या, तो क्या आएगा 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे 15, 7 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे 10, और 10 मार्कर्स के कितने आएंगे 5। बोले हमें क्वेश्चन कितना बड़ा लिखना है, तो अब आप 2 मार्कर का है ना 20 शब्द, कितने 20 वर्ड्स। क्या है, बोले आपका और आपके पापा का नाम क्या है, बोले मेरा नाम ये है और मेरे पापा का नाम ये, खत्म बात। ये हो गया 2 नंबर का, बस कुछ नहीं करना है। जैसे आप लिखते थे ना ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक। 7 मार्कर, बोले आपके पापा का नाम क्या है, आपकी पढ़ाई के बारे में बताइए, तो इसमें कितने नंबर लिखने हैं 100 शब्द, कितने 100 वर्ड है कि 70 वर्ड है यार, 60 शब्द है इसमें, कितने शब्द लिखने इसमें 60 शब्द। 60 शब्द का मतलब होता है आधा पेज, क्या करना है आधा पेज, 7 नंबर में आधा पेज लिखना है। एक पेज आता है ना आपकी जो कॉलेज की कॉपी मिलती है ना, ऐसी कॉपी आई एमपीपीएससी सेम ऐसी कैसी कॉपी आई है, उसमें आधा पेज। और 10 मार्कर में कितने लिखना है आपको 200 वर्ड्स, कितने वर्ड 200 शब्द, कितने वर्ड 200 शब्द, लगभग 2 पेज, कितने, ठीक। तो 2 पेज के कितने क्वेश्चन लिखने आपको 10 है ना, मतलब 20 तो पेज लिखने आपके बड़े, और 20 क्वेश्चन के 10 पेज लिखने 7 नंबर के,
30 और 20 शब्द में तो 2 लाइन आती है, तो 30 मतलब ये 4 पेज है। तो मतलब लगभग आपकी यूनिवर्सिटी की 35-37 पेज की कॉपी आती है ना, इतनी बड़ी कॉपी भरना आपको 3 घंटे में। कॉलेज में भरी होगी आपने, स्कूल में भरी होगी, सेम यहाँ भरना है। हम चीज़ों को बहुत डिफिकल्ट मान लेते हैं, बस चीज़ें आसान ही, पर अगर सही डायरेक्शन में जाओ तो, नहीं तो फिर रबड़ते रहो। ठीक, तो हमने क्या बताया, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, पेपर का नाम है, कैसे पढ़ाएंगे। देखो, अब हिंदी मीडियम वालों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम अगर किसी तो इंग्लिश में भी बता देंगे आपको, ना इंग्लिश में जो टेक्निकल टर्म है वो बता देंगे। बोले हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, मान के चलिए टॉपिक हमने कोई टॉपिक लिया, कोई सा भी टॉपिक लिया, जैसे भारतीय संविधान का निर्माण है ना, संविधान का निर्माण पहला ही टॉपिक है आपका ये, है ना। अब संविधान का निर्माण टॉपिक है आपका, तो अब इससे रिलेटेड PYQ देखेंगे। क्या है, आज तक इतिहास में जितने हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आए ना, हिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट नहीं, MPPSC के इतिहास में जितने इस टॉपिक से क्वेश्चन आए वो सब देखेंगे कि देखो यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ताकि हमें क्या पता चल जाएगा, एक रेंज पता चल जाएगी कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, इस बॉक्स के अंदर पढ़ना है। मैंने बोल दिया कि जाओ, बोले वो करके आओ, तो आप बोलो क्या कि वो करे आओ, क्या करोगे वो, आप कुछ करोगे, जाओगे कहाँ जाओगे। मैंने बोला कि नीचे जाओ और पास में दुकान है वहाँ से दूध लेके आओ, पर्पस हो गया। सेम ऐसे हम MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, बिना क्वेश्चन देखे क्या कर रहे हैं, जा रहे, कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, तो हमें क्या करना है, टॉपिक देखें, और हमारे नोट्स ऐसे है कि ऊपर टॉपिक का नाम लिखा है बड़े बॉक्स में, नीचे सारे क्वेश्चन लिखे हैं, देन उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लिखा है। 2 PDF में ये पूरा पेपर हो जाएगा आपका, है ना, एक 237 पेज की और एक 230 पेज के, ऐसे कुछ है ना, और ये है आपके एक PDF में है। इसके अलावा आपको दूसरा कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी आंख बंद करके इस पर भरोसा करो। क्वेश्चन बताएंगे हम आपको, ऐसे मूर्ख नहीं बनाएंगे कि बोलो ये हम पढ़ा, नहीं, क्वेश्चन देखो आप, बोले इस नोट से क्वेश्चन आ रहे, जिस नोट से 70% से प्लस, कितने, मोर देन 17% क्वेश्चन आते हैं, वो नोट्स होता है अच्छा, और नोट्स सब अच्छे होते हैं। बात ये कि आप उनको कितना पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये रहेगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, बोले ये क्या होता है ये बताओ हमें, तो पूछ सकते हो आप, बोलो कोई भी डाउट रहा हो इसमें कि बोले कितने मार्क्स का कैसे लिखेंगे हम, इतना पहले ये करें, अच्छा अब इसमें आप चाहो तो पहले ये कर लो, आप चाहो तो पहले ये कर लो, दोनों साथ में दे देंगे, पेपर भी साथ में दे देंगे आपको, जैसे एक पेपर आएगा और कॉपी भी दे देंगे, एक ही कॉपी रहेगी, पहले ये करना चाहो पहले ये करना चाहो, और इन 3 घंटे में, और पेपर लगातार 6 दिन होंगे, सोमवार से लगाकर शनिवार। समय इस पेपर का जनरली 9 से 12 रहता है, ठीक, जनरली। प्री कब होती है, जनरली फरवरी मार्च में प्री हो जाती है, और जुलाई अगस्त में या जून जुलाई में मेंस हो जाती है, और सितंबर अक्टूबर में इंटरव्यू हो जाता है, और नवंबर दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है। और MPPSC वैकेंसी हर साल आती है, हर साल मतलब हर साल। हाँ, रिजल्ट तो कभी कभी क्या बहुत बार लेट होता है, पर जनरली ऐसा माना जाता है। अब ट्रैक पे आ गई, अब जैसा है ऐसा ही चल रहा है। तो ये हो गया आपका क्या चीज। अब हम देखेंगे कि हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, राजनीति पार्ट ए, तो पार्ट ए का सिलेबस देख लें कि इसमें है क्या क्या, है ना, पार्ट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपके, है तो देख लो एक बार, नहीं पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। घबराना नहीं, और बोले पूछ लिया तो हंसेंगे, तो कोई नहीं हंसेगा, बिल्कुल डरना नहीं है, जो बेझिझक जो मन में आए वो पूछो। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो सर को परेशान करे, बार बार क्वेश्चन पूछे, वो नहीं जो जी सर करता रहे। कुछ भी थोड़ा भी समझ में आ रहा पूछ लो, बोले ये क्या है, आ गया, ठीक है। हम अब क्या देखेंगे, पेपर नंबर 2 का पार्ट ए का सिलेबस, है ना, हम ये पढ़ रहे पहले, फिर नेक्स्ट में ये पढ़ेंगे। देखो तो ऐसा ही रहेगा। अब हम क्या देखें, पेपर नंबर
2 का पार्ट ए। क्या है इसका नाम? पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। क्या ये? ठीक, अब इसके टॉपिक क्या है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड है ना, पहले पेपर का नाम क्या है? संविधान, शासन व्यवस्था और राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। मतलब आपका संविधान कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, ये सब चीजें। तो यूनिट नंबर 1 हमने आपको बताया कितनी यूनिट है इसमें? 5 यूनिट से रहती है ना। अब यूनिट 1, इकाई 1। इकाई 1 में क्या क्या टॉपिक है आपके? कि भारत का संविधान कैसे बना, है ना, कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की विशेषता क्या है, संविधान में मूल ढांचा क्या है। जैसे हमारा व्यक्ति होने का मतलब क्या है? इंसान होने का मतलब 2 आंखें होनी चाहिए, कान होने चाहिए, नाक होने चाहिए, हाथ होने चाहिए, ये हमारा बेसिक है। बोले दिल धड़कना चाहिए, है ना? अगर ये नहीं है तो इंसान हो आप? टार्जन द वंडर कार पिक्चर देखी आपने? उसमें नहीं देखी? वो एक मूवी है बहुत अच्छी, उसमें क्या रहता है, उसके पापा की कार एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कार तो कंप्लीट कर लेता है वो, पर उसमें इंजन काम नहीं करता है। तो उसका बेसिक क्या है? इंजन। तो ऐसे ही संविधान में भी तो कुछ बेसिक होगा कि उसके बिना नहीं चल पाए। हमारे हार्ट नहीं चलती है, हम मरते कब है? जब सांसें चलना बंद हो जाती है। तो संविधान की सांसें क्या है? मूल ढांचा, है ना। जैसे सरकार आपको संसद को बदलने का अधिकार, संसद और सब हम बताएंगे आपको धीरे धीरे, है। तो ये हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे कि संविधान में बदलाव क्या क्या हुए, क्या देखेंगे हम, संविधान कैसे बना, क्या विशेषताएं हैं, क्या बेसिक चीजें हैं, और इसमें क्या क्या बदलाव हुए। क्योंकि हमारा संविधान बन कब गया था? 1950, और अब कब चल रहे हैं? 2026। तो स्वाभाविक बात है कि इन सालों में बदलाव हुए होंगे। 76-77 सालों में क्या बदलाव तो हुए होंगे ना। कि बदलाव बोले नहीं उस समय था वो सही था। कोरोना वायरस आके किसी ने सोचा था? एआई का सोचा था किसी ने? टेक्नोलॉजी का सोचा था? बोले इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, लोगों को कंसर्न आ जाएंगे, प्राइवेसी का कंसर्न आ जाएगा। स्नैपचैट का सोचा कि स्नैपचैट आ जाएगा? नहीं सोचा था। सेम ऐसे ही अगर समय के साथ चीजें बदल रही है तो उन चीजों को संविधान में बदलना जरूरी है। तो उसके लिए हम समय समय पर संविधान में बदलाव करते हैं। पहली लाइन क्या रहेगी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, है ना, कि हाउ वाज द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या है संविधान की विशेषता क्या है, देन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचा मतलब क्या होता है? इंसान होने के नाते जो बेसिक है, ऐसे ही संविधान का मूल क्या है, और इसमें मेजर अमेंडमेंट या प्रमुख संशोधन कौन कौन से हुए हैं। ये टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मौलिक अधिकार। क्या देखेंगे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? अधिकार किसे कहा जाता है? हमें इंसान होने के नाते कुछ अधिकार मिले। क्या है? जैसे आप स्टूडेंट हो, आपकी क्या अधिकार है कि सर से पूछना, बोले सर रोज क्लास क्यों नहीं लग रही, एक ही क्लास क्यों लग रही, बोले पंखा चल रहा है, पंखा तेज चलाओ, एसी लगाओ। ये आपका अधिकार है। मम्मी पापा को बोलने का अधिकार है, हमें पढ़ाओ, है ना। ये है अधिकार आपके। फिर हम देखेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या है? सरकार की कुछ जिम्मेदारी है, वो निभाएगी। सरकार को कुछ काम दिए गए, उनको लागू कराना। फिर है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। अब हमें अधिकार दे दिए, सरकार को भी काम दे दिया, हमारी क्या जिम्मेदारी कि हम क्या करें? सरकारी स्कूल पे पत्थर नहीं फेंके, है ना। क्या करते? बटा फेंक दिया उधर खिड़की पे, तोड़ दिया। या सरकारी संपत्ति, ट्रेन में कुछ भी गंदा करके आ गए। सरकारी लाइट बात देख लोगे आपने, कितने गंदे रहते, है ना। सरकारी बसें देखी होगी। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते, है ना। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करें, धर्म के नाम पे नहीं लड़े, जातियों के नाम पे नहीं लड़े, है ना। हम पढ़ाई करें, आगे बढ़े, साइंटिफिक टेम्पर लाए, रेशनल रहे, तार्किक रहे। क्या बोले सुबह 4 बजे उठ के लोटा से जल चढ़ाने से क्या हो जाएगा? नौकरी लग जाएगी। वही 4 बजे जल चढ़ाने जाओ, उससे अच्छा 4 बजे उठ के पढ़ लो तो नौकरी लग जाएगी। बोलो इन बाबा जी ने बोल दिया सुबह 4 बजे ये करो, बोलो ये कर दिया, बोले उनकी चोला चढ़ा के आ जाओ, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, सब फोकट बातें। तो हमारे लॉजिकल बात, किसी चीज के पीछे तर्क क्या है वो होना चाहिए। फिर हम देखेंगे प्रियम्बल, क्या है? उद्देशिका। अच्छा, उद्देशिका क्या होता है?
जैसे हम अभी हमने क्या देखा, हमारा पढ़ने से पहले हमने एक खाका बनाया ना कि हम क्या क्या करेंगे। सेम ऐसे ही संविधान का खाका है ये। उद्देश्य क्या है संविधान का, इसका ऑब्जेक्टिव, संविधान है ही क्यों, हमने बताया ना आपको हम क्यों पढ़ रहे हैं। सेम ऐसे ही संविधान क्यों है वो पढ़ेंगे हम। तो 3 चीजें तो ये पढ़ेंगे, चौथी चीज उद्देश्य। ये आपकी कोर पॉलिटी है, कोर संविधान है। अच्छा ये सारे टॉपिक, अच्छा ये सारे टॉपिक किसमें, प्री और मेंस दोनों में, प्री प्लस मेंस दोनों में। अब लोगों के मन में एक ये भी डाउट आता पता है कि पहले प्री पढ़े के मेंस, मेंस में सब प्री आ जाएगा, प्री का पूरा सिलेबस आ जाएगा, लेकिन प्री में पूरे मेंस का सिलेबस नहीं आएगा, है ना। यही है कि सभी महिलाएं अच्छे इंसान है। क्या है, सभी महिलाएं जो है अच्छा इंसान है, लेकिन सभी इंसान अच्छी महिलाएं, सभी इंसान अच्छे नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि कुछ पुरुष भी है वो खराब भी हो सकते। ये देखो, ये एनोलॉजी समझना खोपड़ी खिसक जाएगी अपने। तो बात ऐसी है कि प्री अगर पढ़ लोगे ना तो मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर मेंस पढ़ लोगे तो प्री उसमें है, यही है ना। मेंस बहुत बड़ी चीज है और प्री उसमें अंदर आ जाएगा। ये सारे टॉपिक, प्री का सिलेबस भी बताऊंगा मैं आपको ना, अभी मेंस का बता दो, उसके बाद प्री का भी बताएंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, निर्माण, विशेषता, मूल ढांचा और संशोधन। उद्देश्य का पढ़ लेंगे, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। फिर हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। क्या पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य का संबंध क्या है, केंद्र राज्य संबंध। दैट मीन्स हमारे यहां पर क्या है, मुख्यमंत्री होते, प्राइम मिनिस्टर होते। अब केंद्र और राज्य के बीच रिलेशन क्या है, केंद्र को पास पैसा कहां से आएगा, राज्य को पैसा कैसे देंगे, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो क्या होगा, है ना, इनकी शक्तियां कैसे बंटेगी। ये होता है सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, केंद्र राज्य का संबंध। और हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। क्या पढ़ेंगे हम, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद रखिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसको क्या बोलते हैं हम, हाई कोर्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, हाई। उसके बाद एक टॉपिक आता है इसी न्यायपालिका संबंधी, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन मतलब सरकार ने कोई कानून बना दिया है, उस पर न्यायपालिका देखे क्या कानून सही है कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद देखेंगे जुडिशियल रिव्यू के बाद जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता क्या होता है, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका किसी किसी मैटर में आगे आके फैसला दे देती है, वो होता है न्यायिक सक्रियता, कि न्यायपालिका कितनी सक्रिय है। देन उसके बाद आएगा आपका लोक अदालत। क्या आएगा, लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती है, मतलब छोटी छोटी पंचायतें लगती, छोटी छोटी अदालतें लगती है और वो लोगों की समस्याओं को समझ, जैसे कलेक्टर लगा था ना, कलेक्टर के बाद सुनवाई करते क्या नहीं करती, वो होता है लोक अदालत का एक प्रकार। और लास्ट में आता PIL, जनहित याचिका, जनहित पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये हो गई आपकी इकाई नंबर 1, ठीक। इकाई नंबर 1 क्या हो गई आपकी, ये सारी चीजें हो गई। वेरी वेरी मोस्ट IMP मान के चले आपका कोर है कॉन्स्टिट्यूशन, कोर। इसके बिना आप कुछ नहीं हो सकते, ना तो मेंस में ना अच्छे नंबर आएंगे ना प्री में। ये तो पूरे सारे देखो प्री का सिलेबस बताऊं, प्री का क्या है ना, 1 मिनट, ये प्री का सिलेबस आपको बता देते। ये देखो यूनिट नंबर 5 पे पॉलिटिका है, संविधान सभा। क्या है, संविधान सभा, तो ये संविधान का निर्माण वाले टॉप चैप्टर में आ जाएगा। उसके बाद है संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका किस में आएगी, इसमें आएगी आपके, ये पढ़ेंगे ना, संविधान का बेसिक चीज उसमें आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, प्री का सिलेबस बता रहे हैं आपको, है ना। उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। और फिर आएगा आपका संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन। ये सारे टॉपिक क्या है आपके प्री में ही, सब प्री में है ना। तो प्री और मेंस का मैंने क्या बोला आपको, साथ पढ़ना है। मेंस का अगर पढ़ेंगे प्री, पर एक चीज और बताई थी कल मैंने कि ये पढ़ रहे हैं, इसके साथ प्री के लिए क्या करना है अलग से, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। क्या करना है, केवल और केवल क्वेश्चन देखना है प्री के।
अब वो क्वेश्चन कैसे देखते हैं हम आपको बता देंगे, है ना, वो क्वेश्चन कैसे देखना वो हम आपको बता देंगे। तो ये यूनिट नंबर 1। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आपको ये समझ नहीं आए तो बताओ, देख लो इसको अच्छे से और बताओ कि इसमें ये दिक्कत आ रही है हमें। हाँ, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, मान के चलिए सरकार ने कानून बनाया कि कल से ये लड़कियां या कोचिंग में बिल्कुल नहीं पढ़ेगी और पीएससी की तैयारी तो करेगी ही नहीं, तो न्यायपालिका देखेगी, बोले ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्यों नहीं पढ़ेगी लड़कियां, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे, उस चीज को डबल देखेंगे। और जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब सरकार ने क्या करा, लड़कियों के लिए अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं करी, अच्छी लाइट बात की व्यवस्था नहीं करी, तो बोले भैया ये क्या है, करो, बच्चों के लिए दिक्कत आती है उनका। अभी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि जो लड़कियां हैं उनके जब पीरियड आ जाते तो उसके लिए आप अलग से सैनिटेशन की व्यवस्था करो सारे स्कूलों में, मैंने भेजा था ना उसमें ग्रुप में। ये जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब न्यायपालिका सक्रिय हो गई। ये बहुत बड़े टॉपिक है, आपको आराम से बताएंगे सब है। और जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई कानून बना दिया है तो उसको देखना है वापस से। देखो, अगर आपको सिलेबस याद है, सिलेबस याद है तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो, बहुत अच्छी कंडीशन में याद हो जानी चाहिए। आंख बंद करके याद होने, बोले एक यूनिट में ये है, एक यूनिट में ये। उच्च, सुप्रीम कोर्ट मतलब देश का, हाई कोर्ट मतलब राज्य का, उच्चतम मतलब सुप्रीम, उसके बाद नीचे उच्च, हाई। एक तो होता है हाई कमीशन जो आपके दादा दादी मम्मी पापा, और एक होता है सुप्रीम, भगवान को सुप्रीम कोर्ट, भगवान और उससे बड़ा कुछ नहीं, सेम ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं, और उसके बाद हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, ठीक है। अब जो यूनिट नंबर 2 है इसको समझा लेते हैं आपको थोड़ा, है ना। इकाई नंबर 2, यूनिट नंबर 2, इकाई 2। अब इकाई 2 में क्या है, आयोग है। तो क्या है, ये प्री में भी है, क्या है ये, देखो प्री के टॉपिक कौन से, एक तो ये सारे प्री के टॉपिक है, कुल मिला के ये पूरा ये केंद्र राज्य संबंध नहीं है, बाकी सब है प्री में। आयोग मतलब होता है कमीशन। अब आयोग कितने हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन ऑफ सीएज कंट्रोलर जनरल, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, साथ ही साथ एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। और क्या रहा है आपका, नीति आयोग, और क्या रहा है आपका, नीति आयोग, नीति आयोग। अच्छा, अब ये तो है, लेकिन यूनिट नंबर 4 में भी कुछ आयोग है। क्या है, एक तो आयोग कहाँ है, यूनिट नंबर 2 में, और यूनिट 4 में भी कुछ आयोग है। आयोग को हम एक साथ पढ़ेंगे, आयोग 2 जगह है, क्या, एक तो यूनिट 2 और यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, यूनिट 4 में पहला आयोग है आपका CCI, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग। मतलब मान के चलिए कि एक कोचिंग चला रहे हैं हम, अब हमारी कोचिंग की फीस 1500 रुपये मिनिमम फीस है, अब बड़ी कोचिंग वाले ले रहे 15,000 रुपये महीने के, तो हमने क्या कर दिया, कंपटीशन बिगाड़ दिया, सब बच्चे यहाँ आएंगे, तो फिर उस पर केस लग सकता है। क्या बोले, ये फेयर रखो, प्राइस बराबर रखो, नहीं तो एक शर्ट लेने गया 500 रुपये का, किसी एक दुकान वाले ने 500, उसके पास वाले दुकान ने बोला हम 50 में ले लेंगे, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन खराब हो जाएगा। ये होता है भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जियो ने, अब जियो एक महीने का रिचार्ज 1000 रुपये कर दे तो क्या होगा, एयरटेल और वोडाफोन 200 रुपये। तो आपने देखा होगा किसी का 249 लग रहा है, किसी का 266 लग रहा है, इतना सा फर्क है, ज़्यादा फर्क है। विशाल मेगा मार्ट जाए, डी मार्ट जाए, लगभग प्राइस सेम है। कपड़ों की किसी भी दुकान पर जाए, लगभग प्राइस सेम है। ये क्या है, इसको बनाए रखता है कौन, प्रतिस्पर्धा आयोग, कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनी रहे, लोग लड़ाई झगड़े नहीं, है ना। ऐसा नहीं हो गया कि एक को बहुत कम प्राइस में दे दिया, नहीं, ये हो गया। अब अगला है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। क्या है, राज्य केंद्र का अनुसूचित जाति आयोग। क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और NCST
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इनके क्वेश्चन 50 बार प्री में आते हुए, मेंस में भी आते हैं, सब जगह आते हैं, है ना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अगला आ रहा है आपका नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। ओबीसी की फुल फॉर्म क्या होता है? अन्य पिछड़ा वर्ग या अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो कितने कमीशन हो गए? इलेक्शन कमीशन, सीएजी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म आया हुआ है, सीसीआई, एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसी ओबीसी। अब एक और आयोग कौन सा है आपका? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगर सरकारें या कोई भी काम गलत कर रहे तो उसका ध्यान कौन रखे? सतर्क रखेगी, है ना। ये कब बना, कैसे बना, किसकी सिफारिश पर बना, सब आपको बताएंगे, ठीक। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग है। नेशनल कमीशन सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, राष्ट्रीय सूचना आयोग, ये सब लिख रखे ना। फिर नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन राइट, बच्चों का आयोग, छोटे छोटे बच्चों का आयोग। फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, उपभोक्ता फोरम, नहीं, मानवाधिकार, हाँ, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, मतलब मानव की क्या अधिकार है, इंसान होने के नाते क्या अधिकार है? खाना पीना और अच्छे से जीना, है ना। जैसे 3 आर्टिकल होते हैं हमारे संविधान में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। क्या क्या है इन तीनों में, पता है किसको? 14 में क्या है? हाँ, विधि के समक्ष समता या समानता, मतलब कानून के सामने सभी बराबर है। और 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, है ना, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और 21 में क्या है? जीवन का अधिकार। अब ये तीनों अधिकार नहीं है तो आपको दे दिया शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, फलाना अधिकार, इन तीनों के बिना उन सबका महत्व है नहीं। आप बोल ही नहीं पाओगे, आप अपने आप को कानून न्याय भी नहीं दिला पाओगे, तो फिर मतलब क्या है? तो इन तीनों आर्टिकल सेम यही होता है कि मानवाधिकार कौन से, इसलिए ह्यूमन राइट कमीशन। और अगला उपभोक्ता फोरम देख लिया हमने, महिला आयोग देख लिया, हाँ। एक होता है कंज्यूमर कमीशन, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन। मतलब हम जब जाते शर्ट लेने गया, मैं मान के 2000 रुपये की शर्ट लाया और फटा हुआ निकल गया, और दुकान पे गए तो उसने मना बोल दिया, बोले नहीं करूँ चेंज में, तो जो वो कर लो, तो आप यहाँ जा सकते हैं। उपभोक्ता जो है ना, हम उपभोक्ता मतलब जो सामान लेते हैं उनकी क्या क्या अधिकार, उसका कौन ध्यान रखता है? ये ठीक, ये ध्यान रखेगा। और बाल आयोग हो गया, सूचना आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग, सीबीसी हो गया पिछड़ा। चलो, अब ये हो जाते हैं आपके यूनिट 2 के आयोग, यूनिट 2 और 4 के आयोग। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 2 में कुछ और टॉपिक वो बताएंगे आपको आगे, है ना। अब यूनिट 2 के अगले टॉपिक क्या है आपके? वो बहुत बेसिक टॉपिक है, ये देख लिया ना, मिटा दे, देख लिख लो इसको, फिर मिटाएंगे, लिख लो इनको। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। बोले क्या है? नरेंद्र और ये क्यों नहीं आया? डिम्पल और वो तो डिम्पल के तो काम आ गया। अगर स्पीड ज़्यादा हो, अंग्रेजी ज़्यादा हो रही हो, हिंदी ज़्यादा हो रही हो, तो बोल सकते हैं आप। ये हिंदी में भेज देंगे आपको, है ना, क्योंकि ये हिंदी में लिखने में बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए इनका शॉर्ट फॉर्म लिखा हमने। ये सिलेबस में आज भेज दूंगा ग्रुप में। इस सिलेबस की प्रिंट आउट निकालना है सबको घर जाके, और रोज़ यहाँ लेके आना है। हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें देखो, बोले सर क्या पढ़ा रहे, बोले ये पढ़ा रहे, उस पर निशान लगा लो और घर जाके पढ़ो, क्या अरे हाँ यार ये तो मेरा हो गया और ये तो मेरा हो गया, ऐसे पढ़ना। और ये जो आपको लिखवा है ना अभी, ये सब नोट्स में जाके लिखना है, सब नोट्स में लिखना है। आपको नोट्स बना लेना है और उन नोट्स में जो जितनी चीज़ें बता रहे हैं वो लिखना है। आपके मेंस के नोट्स चेक किए जाएंगे, नोट्स नहीं बनाए फिर जुर्माना लगेगा 500 रुपये।
जिसने नोट से नहीं बनाया उसको दो फीस के साथ 500 रुपये अलग से देना है, नहीं तो लठ भी रखूँगा मैं डरता नहीं कुछ है। 500 रुपये नहीं है, फिर ज़्यादा बोलोगे तो 1000 भी कर सकते हो। लिख लिया? ठीक। अब हम इस यूनिट 2 के कोई और टॉपिक रहे वो देखें ना, बहुत सारे टॉपिक और रहे अभी। आयोग देख लिया हमने। अब टॉपिक है कि भारतीय राजनीति में इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में क्या है? जाति, जिसको क्या बोला जाता है? कास्ट। धर्म, जिसको क्या बोला जाता है? रिलीजन। वर्ग, क्लास। कास्ट और क्लास में क्या फर्क है? वर्ग और जाति में क्या फर्क है बताओ? द मेजर डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास पता करना है ना। कास्ट, क्लास और धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, लिंग, भाषा और लिंग, इसको बोला जाता है जेंडर। ठीक, जेंडर। अब मुझे दो चीज बताना आपको, जेंडर और सेक्स में क्या फर्क है बताओ? हाँ, देखो क्या होता है, प्रीति बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? नहीं बता रखा है, इसमें और इसमें अंतर क्या है? सेक्स का मतलब होता है नेचुरल, जो नेचर ने बनाया। क्या कि बच्चे पैदा केवल महिलाओं के पास करने की क्षमता है ना। फिजिकली रूप से पुरुष ज़्यादा फिट होते हैं क्योंकि उनका बॉडी नेचर ये ऐसा है ना। पर घर का काम केवल महिलाएं करेगी, वो क्या है? वो जेंडर है। पुरुष क्यों नहीं कर सकता? बच्चों को केवल, अच्छा बच्चे पैदा करेगी केवल महिला, ये ठीक, पर बच्चों को संभाला भी कि उसकी मम्मी क्यों? जो समाज ने बनाया है वो क्या है? समाज द्वारा निर्मित, वो क्या है आपका? जेंडर। हमने कुछ बोले कि महिलाएं बाहर का काम नहीं करेगी, महिलाएं कमजोर होती है, ये क्या होता है? जेंडर है। और सेक्स क्या होता है? जो नेचुरली है, जिसे नेचर ने बनाया है। कल से महिलाएं बोल रहे कि हम तो बच्चे नहीं करेंगे, हम भी पुरुषों के बराबर आ जाएंगे। पुरुष बोल रहे मैं भी लड़का पैदा करूं, कैसे करेगा वो? जो नेचर ने बनाया है वो सेक्स है, और जो क्या हो रहा है? समाज द्वारा कराया जा रहा है कि अरे लड़कियां तो नहीं पढ़ेगी, लड़कियां नहीं पढ़ती है, तैयारी नहीं करेगी, 1 साल की तैयारी करना, पहला अटेम्प्ट दे दो, उसके बाद फेल हो गए तो घर आ जाओ। ये जेंडर है ना। आ गई बात समझ में? तो भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, धर्म की क्या भूमिका है, वर्ग की क्या भूमिका है, और भाषा की क्या भूमिका है, और लिंग की क्या भूमिका है। मतलब जो इंडिया की पॉलिटिक्स होती है ना, इंडिया की जो पॉलिटिक्स होती है ना। अच्छा, एक और होता है नर जातीयता, इसको बोला जाता है एथेनिसिटी। नर जातीयता क्या होता है? अच्छा, एथेनिसिटी क्या होता है? नर जातीयता, एथेनिक समूह। आप सबकी नर जातीयता क्या है? स्टूडेंट। मतलब आप क्यों आए हो यहाँ? पढ़ने के लिए। आप वृंदावन क्यों जाओगे? दर्शन करने के लिए। सारी महिलाएं क्या है? एक नर जातीय समूह। हम जो भारत के लोग अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में क्यों जाते हैं? काम करने के लिए। तो हम एक न जातीय समूह है, क्या है? एक एथनिक ग्रुप है। ठीक, तो इसकी क्या भूमिका है? भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब की क्या क्या भूमिका है भारत की राजनीति में? वोट कैसे पड़ते हैं, ये सब हम देखेंगे इसमें। आई बात, आपको बहुत मजा आएगा ये सब पढ़ने, बहुत मजा आएगा कि और ये क्या है, महिलाओं की क्या भूमिका है, महिलाओं को आरक्षण की बात क्यों चल रही है, हिंदू मुस्लिम क्यों होता है, ये सब देखेंगे हम, है ना। तो भारतीय राजनीति में इनकी क्या क्या भूमिका है। ठीक, ये हो गया। इंडिया की पॉलिटिक्स में धर्म की क्या भूमिका है, जाति की क्या भूमिका है। जैसे भाषा के आधार पर राज्य बने, क्यों बने? धार्मिक आधार पर लड़ाई क्यों होती है?
मिडिल क्लास लोअर क्लास क्यों है, उच्च वर्ग मध्यम वर्ग क्यों है, ये सब देखिए। फिर लिंग, महिला पुरुष ट्रांसजेंडर तीसरे अधिकार मतलब तीसरे लोगों के राइट आ गए। और फिर न जातीयता, उन लोगों के अधिकार हैं। और अगला टॉपिक है भारत में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। भारत में राजनीतिक दल जो हैं कौन से, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, राइट, क्या है ये, मिडिल पास, सब के राजनीतिक दल कैसे क्या कर रहे हैं, है ना। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल का क्या रोल है। देन जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारा मतदान व्यवहार क्या रहता है, हम वोट को लेकर कितना एक्साइटमेंट है, हम वोट क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, किसको देते हैं, किन कारणों से देते हैं, मतदान व्यवहार क्या रहता है, ये देखेंगे। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा, है ना। तो मतदान व्यवहार। देन हम देखेंगे फिर सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी। अब आपने एक चीज देखी होगी, एनजीओ का नाम सुना होगा आपने, नेशनल नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो पैसा कमाने के लिए। जैसे कोचिंग क्या है, फीस ले रहे, लेकिन जो एनजीओ होता है ना फ्री में पढ़ाएगा, आपको फीस नहीं लेगा, है ना। तो सिविल सोसाइटी वो है जो ना तो सरकार है, सिविल सोसाइटी कौन है, ना तो सरकार है। देखो तीन चीजें होती है देश में, एक सरकार होती है, एक प्राइवेट होता है, प्राइवेट कंपनी होती है, एक तो भारतीय रेल है और एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन प्राइवेट है। इन दोनों को छोड़कर जो तीसरा है वो होता है सिविल सोसाइटी। समाज के कुछ लोगों ने क्या कर लिया है, इकट्ठे होकर क्या बोल रहे हैं कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, हम लड़कों को पढ़ाएंगे, हम गरीबों को पढ़ाएंगे। तो सिविल सोसाइटी क्या है वो देखेंगे हम, है ना, इसका क्या रोल है, क्यों बनती है सिविल सोसाइटी। देन हम देखेंगे जन आंदोलन, क्या देखेंगे, जन आंदोलन, मास मूवमेंट। जन आंदोलन क्या होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, अन्ना हजारे आंदोलन हो गया, कि चीजों, नर्मदा नदी को बचाने की, नर्मदा नदी पर डैम बन रहा था तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, बोले मत बनाओ डैम, नुकसान होगा। जैसे अभी बरगी नदी पर बांध बना ना, वो डूब गए, लोग मर गए वहाँ, सुना न्यूज में, उस एक महिला का फोटो वायरल हो रहा है कि इसके बेटे को बचा लिया उसकी मम्मी ने। वहां पर बांध बन रहा था, लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी बांध बना। तो जन आंदोलन क्यों होते, जन मतलब लोग मूवमेंट करते, है ना, प्रोटेस्ट करते, सरकार का विरोध करते। तो ये क्यों होते, क्या होते हैं, ये देखेंगे। और अगला आता है जन आंदोलन के बाद ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा, और एक और है नेशनल इंटीग्रिटी, और राष्ट्रीय सुरक्षा और से जुड़े मुद्दे और सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे, ये हम ऐसे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक यहाँ नहीं पढ़ना रहता है, ऐसे का टॉपिक है, तो इसको आप यहाँ स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई यूनिट नंबर 2 पूरी। अच्छा, ये जितनी भी पेपर नंबर 2 की 5 यूनिट है, 5 में से 3 यूनिट है किसकी, पॉलिटी की, और 2 यूनिट है एमपी की, 3 भारत की, 2 एमपी की। मतलब मैंने क्या बोला था कल, अगर आपको एमपीपीएससी में लगना है क्या करना पड़ेगा, एमपी बहुत अच्छा आना चाहिए, एमपी जी के, है ना। जैसे कि 5 में से 3 तो हो गए आपकी भारत की और 2 हो गई एमपी की। तो एमपी की कहाँ से पढ़ेंगे सब बता दूंगा मैं आपको। तो देखो अभी यूनिट 1 में क्या रहे काम ने, भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, मूल ढांचा क्या है, संविधान में संशोधन कैसे होते हैं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निश्चित तौर पर मौलिक कर्तव्य, साथ ही साथ हम उद्देश्य क्या देखेंगे। यूनिट नंबर 1 पेपर नंबर 2 का पार्ट 1 यूनिट 1 के टॉपिक देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध क्या है ना, केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या रिलेशन रहते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, न्यायिक मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, और लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालत क्यों लगती है, और जनहित याचिका क्या है, जनहित याचिका क्या होती है बताओ, पीआईएल क्या होती है। मान के चलिए जनहित याचिका का मतलब ये होता है कि एक स्लम है, स्लम समझते हैं आप, स्लम एरिया जहाँ पर अच्छे घर नहीं बने हुए, बहुत गंदी जगह रहती है, लोग बेचारे गरीबी के कारण, है ना। अब वहाँ लोगों को सरकार ने क्या करे, उनको भगा दिया वहाँ से, और सरकार या किसी प्राइवेट कंपनी और कंपनी बना ली। तो उन लोगों को पता नहीं कि हमें क्या होना चाहिए, तो उनके बिहाफ पर मैं जा सकता हूँ कोर्ट में, क्या बोले इनको भगाए तो इनको रहने की जगह दो, कहाँ रहेंगे बेचारे। तो होता है जनहित याचिका, लोगों के हित में। जैसे अभी नीट की एग्जाम कैंसिल हो गई थी पिछले साल, तो टीचर ने जाके
केस लगा दिया कि बच्चों का नुकसान हुआ है, तो ये होता है जनहित याचिका। जन के हित में हम क्या कर रहे, याचिका लगा रहे। ठीक, देन हमने इकाई 2 देखी। इकाई 2 में क्या आता है आपका, पहले आयोग थे, वो सारे आयोग देखे। उसके बाद भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, धर्म की क्या भूमिका है, वर्ग की क्या भूमिका है, भाषा की क्या भूमिका है, लिंग की क्या भूमिका है, देन न जाति तक क्या भूमिका है, द रोल ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर एंड लैंग्वेज एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, इन सबका क्या रोल है। देन भारत में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी कितने प्रकार की है, बोले लेफ्ट है, राइट है, इमीडिएट है, ये। उसके बाद हम देखेंगे मतदान व्यवहार, हम जब वोटिंग करते तो क्या व्यवहार रहता है हमारा, और वोटिंग कैसे करते, किस बेस पे हम वोट देते हैं। उसके बाद सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी क्या बताया, जो सरकार नहीं है, जो प्राइवेट नहीं। तीसरा क्या है, सिविल सोसाइटी, जिसको ना तो सरकार से पैसा मिलता है ना प्राइवेट से पैसा मिलता है, वो अपने हिसाब से जुगाड़ करते हैं, है ना। 4, 5, 10 लोग इकट्ठे होकर वो भला करने का काम करते। देन जन आंदोलन, लोगों का मूवमेंट क्या है। इसमें कोई भी डाउट होता आप पूछ सकते हैं, यूनिट 2 और यूनिट 1 में, बताओ कोई भी डाउट होता आप पूछ सकते हैं। विशाल पानी पिलाओ यार। चलो यूनिट 2 और यूनिट 1 में कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। देखो डाउट नहीं पूछोगे ना तो चीज़ें समझ नहीं आएगी। पेपर नंबर 2 का पार्ट है। ये पानी फिल्टर वाला नहीं है, मेरा पेट दुखेगा, पेट दुखता है मेरा इससे। लोटे में भर के ले आओ। हाँ इसमें गर्म हो गया होगा ये तो। उधर से एयर कैसे आएगी, बंद है वो तो, ये खोल लो। ये उधर से गटर है पीछे, मच्छर आएंगे। वो नहीं, इधर भी नहीं कुछ, ये ऐसे धूल उड़ के आती है उसमें, कमरा गंदा हो जाता है, बहुत गंदा धूल उड़ती है। निकल तो रही है, दरवाजा खुला दे। सफोकेशन निकलने के लिए इतनी है अच्छी जगह। चलो तो हम यूनिट नंबर 3 देखेंगे अब, है ना, आ गया ना समझ में। यूनिट है ठीक, नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, है ना। नहीं अभी नहीं, कई का उनका क्यों कॉल आएगा। सर उनको ऐसा हुआ नहीं मन में कि मतलब ऐसे क्यों होगा मन में, बच्चे नहीं आ रहे तो क्यों मन में होगा। हाँ बच्चे आएंगे तो पढ़ाएंगे ना वो, 7-8 बच्चों में। अब देखो, अब आप 5 लोग आए, अब 5 लोगों में अब अगर 3 क्लास लगती तो 50-60 हज़ार रुपये हम लेते सर से, तीनों टीचर हो गए, तो उनको देने 5 आओ 50 आओ, तो क्या कोई बेवकूफ़ है जो इतने पैसे भी करेगा। क्यों फोन आएगा उनका सब। हाँ देखो, अब यूनिट 1 हमने देख ली, यूनिट 2 देख ली, अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 3, पॉलिटी या सॉरी पेपर 2 पार्ट ए, है ना। संविधान पढ़ रहे हैं ना हम, क्या पढ़ रहे हैं हम, संविधान। पहले सिलेबस डिकोड कर लेते हैं। देखो एक बार अगर आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए तो जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और चीज़ें एक ही बार पढ़ेंगे आप अच्छे से। आप सोच लो छुट्टी नहीं मारना, जो छुट्टी मारेगा मान के चलो वो बहुत पीछे चला जाएगा। एक छुट्टी मारी मतलब खत्म पिक्चर, एक भी छुट्टी नहीं मारना है। हाँ 2 छुट्टी मार सकते हो वृंदावन जाने के लिए, वो बात अलग है है ना। हाँ ठीक है,
तो अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है ना, कि लोकतंत्र की विशेषता। यूनिट नंबर 3 में क्या है, लोकतंत्र। पहला टॉपिक कौन सा इसका, लोकतंत्र की विशेषता है, लोकतंत्र की विशेषता है। अब लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, और हम देखेंगे इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इसका पहला टॉपिक कौन सा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये क्या होता है बताओ। पॉलिटिक्स में लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ऊंची जातियों के कितने हैं और नीची जातियों के कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, सब ये हम देखेंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, देन अगला टॉपिक आएगा आपका निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, द रोल ऑफ, सॉरी इंग्लिश हिंदी में लिखना है, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। इसका मतलब क्या होता है, जब सरकार कोई कानून बनाती है तो लोगों का पार्टिसिपेंट कितना रहता है, लोग कितना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्या सरकार आपसे पूछती है कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या सरकार ने आपसे पूछा कुछ भी, तो लोगों की क्या भूमिका है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या, अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, इसको बोलो सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, SHG, स्वयं सहायता समूह। फिर NGO, नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो गैर सरकारी संगठन, सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, प्राइवेट से भी पैसा नहीं मिल रहा है, वो कुछ अपना जुगाड़ कर रहे हैं। NGO मतलब जो समाज का भला करने का काम करते हैं। फिर आता है CBO, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। CBO क्या होता है, देखो स्वयं सहायता समूह में 15-20 लोग होते हैं। क्या करते हैं, मान के चलिए आप सब कोचिंग वाले खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए, और सब कोचिंग वाले, एक कोई बहुत गरीब बच्चा वो फीस नहीं दे पा रहा तो 100 रुपये 15 लोगों ने दिए और उसकी फीस भर दी। ये क्या हो गया, स्वयं सहायता समूह। NGO मतलब 100 लोगों को पढ़ा रहा है कोई, NGO बड़ा होता है, स्वयं सहायता समूह। और CBO, 4 महिला, आप 4 लड़कियां इकट्ठे हो गई और 4 लड़कियां ने लेके एक आपकी गाँव में लड़की, उन सबको पढ़ा दिया आपने, क्या बोले देख हम कोचिंग आके पढ़ रहे तुझे पढ़ाएं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब सॉरी कम्युनिटी बेस्ड मतलब एक छोटी सी कम्युनिटी बना लिया आपने। तो ये तीनों टॉपिक सेम है लगभग, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है, कितने लोग होते हैं, क्या होते हैं। देन हम देखेंगे, बस ये हो गया। उसके बाद देखेंगे कि मीडिया की क्या भूमिका है राजनीति में। ये सारे टॉपिक इतने अच्छे, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। द रोल ऑफ मीडिया इन पॉलिटिक्स, जो आपके रील की क्या भूमिका है, स्नैपचैट भी आ गया आजकल, तो उसकी क्या भूमिका है, उसकी भूमिका नहीं, पत्रकारिता की है ना, टीवी की, ये सब देखेंगे, है ना। तो मीडिया की भूमिका, देन हम देखेंगे उसकी प्रॉब्लम क्या है, मीडिया की समस्याएं क्या है, मीडिया की क्या क्या भूमिका है, देन मीडिया की क्या समस्याएं हैं, और मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी, प्रिंट मीडिया मतलब अखबार, और सोशल मीडिया मतलब जो आज चल रहा है आपका, है ना। ये सब क्या होते हैं, हम पहले देखेंगे मीडिया की भूमिका क्या है, मीडिया क्या है, मीडिया की क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को कैसे सुधारा जा सकता है, और फिर मीडिया के प्रकार देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहले टीवी चलती थी क्या होता था, फिर प्रिंट मीडिया क्या है, देन सोशल मीडिया कैसे क्या काम करता है। और अगला ये हो गया आपका यूनिट 3 के बेसिक टॉपिक। अब कुछ टॉपिक और बचे हैं, उनका नाम है विचारक। क्या नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, विचारक। टॉपिक 3 के क्या है, विचारक कौन से, ये बंद करो, एक मिनट रुको, पूरा बंद। तो मीडिया की भूमिका देख ली, मीडिया की समस्याएं देख ली, और मीडिया के प्रकार देख लेंगे। अब अगला टॉपिक आएगा आपके विचारक। ये नए टॉपिक है ना, पहले थे लेकिन कुछ नए टॉपिक जुड़े इसमें।
तो विचारक का मतलब थिंकर। जो पहले बड़े बड़े लोग थे ना, वो क्या बोल के गए, महात्मा गांधी क्या बोल के गए, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर क्या बोल के गए, अहिल्याबाई जी होलकर क्या बोल, ये सब लोग बोल के क्या गए कि भाई क्या करना चाहिए, ये सब देखेंगे। तो महात्मा गांधी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अहिल्याबाई होलकर और भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, वल्लभ भाई पटेल, कौटिल्य कौन, कौटिल्य को, कौटिल्य चाणक्य सुना होगा ना आपने कि चोटी बांध दी थी ने, वो कौटिल्य है ना। कौटिल्य हो गया, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय। बस कितने 9 थिंकर है आपके, ठीक। इन सब का जीवन परिचय पढ़ना है, ये क्या बोलते थे। जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या करा था, संविधान को बनाने में मदद करी थी। महात्मा गांधी ने क्या बोला, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ट्रस्टीशिप सुना किसी ने, ट्रस्टीशिप सिद्धांत सुना किसी ने, CSR सुना, CSR नहीं सुना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जयप्रकाश नारायण, हाँ देखो। और आपके अहिल्याबाई होलकर जी ने क्या करा, राम मनोहर लोहिया ने क्या करा, जयप्रकाश नारायण ने क्या करा, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या मदद रहा भारत के संविधान में, ये सब हम देखेंगे, ठीक। तो ये हो गई आपकी इकाई नंबर 3 कंप्लीट। आ गई बात समझ में। इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या डाउट इसमें है। महात्मा गांधी, देवी अहिल्याबाई होलकर, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय और कौटिल्य, ठीक है। और इधर देखो, अब हमने शुरू कहाँ से करा था पेपर नंबर 3 में कि लोकतंत्र की क्या विशेषता है, सॉरी यूनिट 3, उसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसा है, उसके बाद हम देखे थे कि निर्णय प्रक्रिया में लोगों की क्या भागीदारी है, उसके बाद स्वयं सहायता समूह और NGO है ना, गैर सरकारी संगठन, फिर CBO समुदाय आधारित संगठन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने देखे थे लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है, क्या है कि मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है, और मीडिया की क्या क्या समस्याएं। आपने सुना होगा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और एक मीडिया, तो जो मीडिया खराब हो चुका है, एक स्तंभ टूट चुका है ना। तो ये इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है। देन इसके प्रकार देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, टीवी चलती थी पहले, और अब प्रिंट मीडिया क्या होता है, अखबार वगैरह आते, दैनिक भास्कर कैसे चले। फिर आपका सोशल मीडिया क्या है, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब चीज़ें, ये हम देखें। देन हम देखें विचारक में क्या देखा, महात्मा गांधी, अहिल्याबाई होलकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देन राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय जी और कौटिल्य। इन सब के बारे में हम क्या देखेंगे डिटेल से। अब हम, ये हो गया आपकी पॉलिटी की यूनिट, इंडिया वाली। अब हम यूनिट नंबर 4 देखें, उसमें क्या है, यूनिट 4 और यूनिट 5 में क्या है, MP की पॉलिटी, क्या है, MP की राजनीति, ठीक है। तो ये तीनों यूनिट किसकी है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था ना, भारत की संवैधानिक व्यवस्था। और यूनिट 4 और यूनिट 5 ये क्या है, मध्य प्रदेश के बारे में है ना। यूनिट 4 और 5 किसके बारे में, मध्य प्रदेश। अच्छा, पेपर कितने नंबर का होता है हमारा, 150 नंबर का। एक पार्ट कितने नंबर का है, 150। तो एक यूनिट कितने नंबर की आएगी, 30, 3 पंजे 15, 30 दूनी 60 नंबर की 2 यूनिट, 120 नंबर की 4 यूनिट, और फिर एक यूनिट के 30, 150। तो ऐसे आएंगे। तो एक यूनिट में से क्वेश्चन कितने आएंगे, 30/5, 6 पंजे 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 पंजे 30, 6 क्वेश्चन एक यूनिट से आएंगे। तो आपके ये देख सकते हैं आप। अगला देखो आप, यूनिट नंबर 4 में शुरू क्या हो रहा है,
राज्यों का पुनर्गठन। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956। राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का निर्माण व मध्य प्रदेश का विभाजन। ये देखिए कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, पहले अंग्रेजों के हिसाब से चला रहे, फिर बाद में आई कि अब भारत को बांटे कैसे, राज्यों में बांटे कि कैसे बांटे, तो कैसे कैसे राज्य बने, उसके बाद मध्य प्रदेश कैसे बना, 2000 में मध्य प्रदेश टूटा तो कैसे टूटा, ये सब देखेंगे, है ना, कि मध्य प्रदेश का विभाजन। उसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल। अगला टॉपिक क्या है आपका, राज्यपाल। पहला टॉपिक राज्यों का पुनर्गठन, दूसरा टॉपिक है राज्यपाल। अब राज्यपाल नाम आ गया मतलब राज्यपाल के बारे में सब देखना है कि राज्यपाल की क्या शक्ति है, नियुक्ति कौन करता है, स्थिति क्या है ना, राज्यपाल के बारे में सब देखना है। उसके बाद देखेंगे हम यूनिट नंबर 3 मुख्यमंत्री। क्या देखेंगे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, है ना। अब मुख्यमंत्री क्या है और मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद का। इसका गठन कौन करता है, प्रमुख कौन होता है, सब चीजें, है ना। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में सब देखेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम देखेंगे सब। देन अगला आता है मध्य प्रदेश की विधानसभा। मध्य प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा, ठीक। और उस अगला अच्छा, विधानसभा के बारे में सब पढ़ना है हमें, ठीक, विधानसभा के बारे में सब देखेंगे। और अगला टॉपिक आता है आपका उच्च न्यायालय। आपको लगता है डबल आ गया, यूनिट 1 में भी आ गया था और यहाँ भी आ गया, तो ये मतलब ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे जो 2 बार आ गए, उसको डबल नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 4 पूरी, बस 4 पूरी छोटी सी यूनिट है। और बाकी यूनिट 4 में और क्या है, यूनिट 4 में वो आयोग है जो कि यूनिट 2 में देखेंगे हम। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भारतीय संविधान के पेपर में ना तो राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है मेंस में, ना राज्यपाल के ना प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है, संसद वाला टॉपिक छोड़ दिया है। पर हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक है वो ना। नशे पत्ते में बनाया होगा पेपर, ये सिलेबस है ना, तो बोले भूल गए, है ना, ठीक। तो ये रहता है। अब हम यूनिट नंबर 5 देखेंगे। ये बहुत छोटी यूनिट है, यूनिट 4 और यूनिट 5 बहुत छोटी है, तो हम कोशिश करेंगे यूनिट 4 से ही शुरू करें, आपका पढ़ना यूनिट 4 से शुरू करेंगे, ठीक है। 4 और 5 कर लेंगे, फिर 1 पाएंगे, एक बहुत बड़ी है तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो हम पहले नीचे से ऊपर आएंगे ना। ये स्कूल नहीं है कि 1 से लगाकर लास्ट तक पढ़ेंगे, जो आसान है, जो आपको अच्छा लग रहा पहले पढ़ लो, ये अच्छा होता है, बेस्ट तरीका, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको अच्छा लगने लगे ना। तो ये हो गई यूनिट नंबर 4। अब यूनिट 5 क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 में दिया गया है मध्य प्रदेश का प्रशासन। यह भी नया टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमपी। इसमें क्या देखेंगे हम, सचिवालय क्या है, सचिवालय क्या है, मुख्य सचिव क्या है, सचिव क्या है, मुख्य सचिव क्या है, सचिव क्या है, आयुक्त कमिश्नर कौन होते हैं। यह बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है। कलेक्टर जिलाधीश की भूमिका, कलेक्टर की क्या भूमिका है ना, कलेक्टर की क्या भूमिका है ना। और जिले में प्रशासन कैसे होता है, जिला प्रशासन। ये सब आपके है ना इथिक्स के भी टॉपिक है, और ये आपको नौकरी लगने के बाद भी काम की चीज़ें है ना, कि सचिवालय क्या होता है, मुख्य सचिव क्या होता है, कमिश्नर। ये जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं ना, वो किसी बहुत आयुक्त का मतलब होता है उज्जैन संभाग का एक आयुक्त होगा, जो पूरे संभाग को रहेगा। उज्जैन संभाग में कितने जिले, 7 जिले है ना। सचिव पूरे मध्य प्रदेश का एक मुख्य सचिव रहेगा, जो मोदी मुख्यमंत्री जी से बात करेगा। सचिवालय मतलब बड़े बड़े ऑफिस रहते हैं, वो सचिवालय ये रहता है ना। हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे इसको,
देन अगला आता है पंचायती राज। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम इन एमपी। इसमें दो चीजें हैं, 73वां व 74वां संशोधन। इसमें क्या है, 73वां व 74वां संशोधन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, 73वां और 74वां संशोधन, है ना। अब मध्य प्रदेश में कुछ देखेंगे हम, जनजाति पिछड़े, जनजाति पिछड़े व वंचित वर्गों का उत्थान कैसे किया जा सकता है। वंचित वर्ग कौन होते हैं, महिलाएं हो गई। वंचित मतलब समाज में उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उनका कैसे हम उत्थान करेंगे, उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो जनजाति लोग, पिछड़े वर्ग, वंचित लोगों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। और नक्सली समस्या क्या है मध्य प्रदेश में, नक्सलवाद क्या होता है, नक्सली प्रॉब्लम को हम कैसे एड्रेस करेंगे, नक्सली समस्याएं क्या क्या हैं उसको हम कैसे सही करेंगे। और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का समसामयिक घटनाएं, सामयिक, मध्य प्रदेश के समसामयिक घटना, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश के समसामयिक मुद्दे, है। मतलब अभी क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है वर्तमान में, ना, कि ये क्या समस्या है। तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 5 पूरी, ठीक। अब इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछें, है ना। अब हम आपको बता देंगे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है आपको, क्यों पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने, ये सारी चीज़ों की समस्या का समाधान भी आप कर देंगे, ठीक। ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, ठीक है। देखो अब हम आपको बता, तो आपके ये पूरा पेपर नंबर 2 का केवल एक पार्ट हुआ है, सेम ऐसे कैसे अगला पार्ट भी 300 नंबर का। बोले हो ये तो बहुत है, अब तो नहीं पढ़े हम, ऐसा नहीं करना है ना। सब आ जाएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है चीज़ें, बहुत छोटी छोटी, और हम बहुत बड़ा बना लेते, बड़ा नहीं बनाना है, दिमाग में छोटा ही रखना है इसको। तो शुरुआत की 3 किसकी है, भारत की, और आखिरी की 2 मध्य प्रदेश की, वही बोल रहा हूँ, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक। अब हम आपको क्या बता रहे थे कि ये कितने नंबर का होगा, पार्ट ए कितने नंबर का होगा, पार्ट ए कितने नंबर का होगा, 150। क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, बताया था ना आपको शुरू में। अब इन 30 क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करेंगे हम, 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, और 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 15 और 10 25 और 5 30, ठीक। और ये कितने नंबर में, कितने शब्दों में लिखना है, ये कितने शब्दों में लिखना है 60, और ये कितने शब्दों में लिखना है 200। ये 2 से 3 लाइनें नहीं, 2 लाइनें बस, 1 से 2 लाइनें, 1 से 2 लाइनें, और ये आधा पेज, और ये 2 पेज। ये हो गया आपका क्या, पेपर 2 का पार्ट ए का सिलेबस। क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब बात आती है कि इसके नोट्स, क्या आती है कि नोट्स कैसे बनाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब नोट्स बनाने का क्या तरीका है, एक तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैंने जो पीडीएफ दी भेजूंगा मैं आपको, हुआ तो देखूंगा आपकी सिचुएशन क्या है तो भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजू, लिखूंगा, है ना। पीडीएफ भेज दी, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं घर जाके उसको पढ़ो, और अपने हिसाब से, मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा, अपने हिसाब से लिखो और मुझे लाके बताओ कि सर हमने इस पीडीएफ, इस नोट्स में से हमारे नोट्स बनाए खुद के। जब तक हैंड रिटन नोट्स नहीं बनेंगे, एक बात गांठ बांध के लिख लेना, आपके हैंड रिटन नोट्स नहीं बनते हैं तब तक आप भूल जाना सिलेक्शन होगा।
आपके हाथों से बने हुए सारे पेपर के नोट्स होने चाहिए, सारे पेपर के, तब होगा कि नहीं यार। हाँ, जैसे मैंने इस पूरे पेपर का कितने पीडीएफ भेज दिए, 400 पेज की। सोमवार के दिन पेपर है, रविवार के दिन रिवाइज करना है, 400 पेज पढ़ लोगे आप। लेकिन अपने हाथों से आपने बना लिया 50 पेज या 70 पेज की पीडीएफ, क्या करोगे फिर? 2 बार पढ़ लोगे। बोले ऐसा रामबाण बताओ, पहली बार में 70, पहली बार में मैं 400 दूंगा ना, आप 600 बना लोगे, आप और बढ़ा लोगे। उसमें लिपा पोती करो, हर चीज लिख लो, हर चीज आपको इंपॉर्टेंट लगेगी पहली बार में, हर चीज। तो पहली बार में नोट्स नहीं बनाना है, जो पढ़ा रहे हो पढ़ो, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो लिखो अपनी कॉपी में। तो जो पीडीएफ भेजेंगे उसको घर पढ़ना, और आप कोशिश करना कि मुझे बताओ अगले दिन लाके कि देखो हमने ये लिखा, मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या नहीं लिखना था। तो ऐसे करके आप पहली बार नोट्स बनाना सीखोगे तो आपका बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। अगली बार खुद आप जब बनाओगे ना रिवाइज, क्योंकि 3-4 बार आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो अगली बार आप अपने बेस्ट नोट्स बना लोगे। तो क्या करेंगे आप, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं पहले अपनी फेयर कॉपी में लिखो, और घर जाके उसको वापस लिखो, और क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या आया था, और उस क्वेश्चन को याद करना है। कैसे क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आ गया, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की क्या भूमिका थी। अब आपने देखा भारत के संविधान निर्माण में भूमिका, वह सीधा नोट्स में लिख रखा है, सेम जगह अपनी कॉपी में उतारो उसको, कि संविधान, आप उस क्वेश्चन को लिखोगे कि ये क्वेश्चन आया संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका। ये होता है स्मार्ट तरीका। तो क्या करेंगे आप, अपने नोट्स कैसे बनाएंगे, जो क्लास में पढ़ा रहा है वो लिख लें, पीडीएफ देंगे उसको क्या करें, देखें, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है वो लिख लें। अब इंपॉर्टेंट आपको शुरू में सब लगेगी, तो बोले हम कैसे पता करेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। पर आप में वो जिज्ञासा होनी चाहिए, आप में वो लगन होनी चाहिए कि हाँ मुझे तो सीखना ही है। बोले हम पढ़ेंगे कैसे इसको, तो 50 मिनट हम पढ़ेंगे इसको, या 1 घंटा लगभग किसको, पार्ट ए को, और 50 मिनट या लगभग 1 घंटा किसको, पार्ट बी। मतलब आपका पेपर 2 पूरा एक साथ चलेगा। पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा ये समझा दिया आपको। अब मान के चले पहला टॉपिक हमने पढ़ा भारत संविधान का निर्माण, तो भारत के संविधान का निर्माण हम लिख देंगे यहाँ बोर्ड पे। उस भारत के संविधान के निर्माण से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब आपको बताएंगे, हमने अपनी नोट्स में दे रखे कि यहाँ से ये क्वेश्चन आए 2025 तक, जितनी भी मेंस हुई ना 24 तक की, उन सब मेंस में जितने क्वेश्चन है बताएंगे। और आपको टॉपिक पढ़ा दिया, अब उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको घर करना है, जो क्वेश्चन आया उसको लिखें, ये है बेस्ट तरीका। इसके अलावा दूसरा कुछ देखना ही नहीं। इसको फॉलो कर लिया आपने 1 साल, तो फिर आपकी कंडीशन देखो, जो 10 सालों से तैयारी कर रहे हो वो पीछे रह जाएंगे आपसे। और जो नया बच्चा रहता है ना, वो अगर उसको सही टीचर मिल जाए, सही गाइडेंस देने वाला मिल जाए, और अगर वो टीचर की बात मान के जो टीचर बोल रहा उतना ही कर ले, बहुत अच्छा कर लेगा वो, बहुत अच्छा। उस दिन क्या बोला था उन भैया ने पहले दिन, कि क्या करना, आपको टीचर की बात मानना है, ठीक है। 1 साल पास हुए हो तो कैसे वो बता देंगे मैं फेल हुआ, मैं कैसे हूँ मैं बता दूंगा, फेल कैसे नहीं होना है वो सर बता देंगे, पास कैसे होना है ना। ये चीज़, ये हमारा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, टॉपिक लिख देंगे, क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। संविधान का निर्माण, तो संविधान के निर्माण की मेजर चीज़ें लिख दूंगा मैं, उनको समझा दूंगा, और मैं उस पे क्वेश्चन के नोट्स भेज दूंगा। उस नोट्स को आपको घर जाके पढ़ना है, और अपने खुद के नोट्स होने चाहिए, खत्म बात। या तो अगर मैं जो नोट्स दूंगा वो भी निकाल सकते हैं आप, वो निकाल के उनको ही पढ़े, पर फिर वही बात, अपने होंगे वो तो ज़्यादा पेज के, अपने कम पेज के बनाओ। पहली बार में नहीं बनेंगे, दूसरी बार में भी नहीं बनेंगे, तीसरी बार में जाके आपको पता चल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संविधान निर्माण में क्वेश्चन आया कि महिलाओं की संख्या कितनी है, संविधान की प्रारूप समिति के बारे में आ रहा है, तो आप उसी को फोकस करोगे, उसको ज़्यादा लिखोगे, बाकी सबको छोड़ दोगे। ये चीज़ है ना। आप और कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की। बोले कितनी देर पढ़े, तो सब बता दिया था। बोले अब ये बताओ कि हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई करने में, इसका क्या है। बोले पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, क्या लगता है, मन नहीं लगता है, तो क्या करें, क्या करें, मन नहीं लगता, मन लगा और क्या बोले मुद्दा वही तो है, मन नहीं लग रहा है,
मन नहीं लगने के लिए सबसे बड़ी चीज है आपके पास उद्देश्य नहीं है। किस बात का? कि सुबह उठ के मुझे पढ़ना क्या है। कुल मिला के आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं, ये पढ़ूं, एक दिन ये पढ़ रहे, एक दिन वो पढ़ रहे, ये सारी चीजें। हवा नहीं आएगी तो ये हाँ, तो आपके पास देखो, अगर पढ़ाई करने में आपका मन नहीं लग रहा है, उस उधर से वो धूल उड़ के आएगी, किचन खराब हो जाएगा, इसलिए हम बंद रखते हैं उसको। हवा तो आएगी भी नहीं, उधर से नहीं आती हवा, नहीं आती हवा, बंद ही रख लो, ये बंद रख लो तो अभी थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। पानी पी लो, इतने 2 मिनट आराम कर लो। ये मन लगाने का नहीं, सब आपके मन में कोई डाउट हो तो आप एक बार लिख लो क्या क्या दिक्कत है ना। रोज का रोज ये नहीं बताएंगे, पढ़ाएंगे फिर अंधाधुंध पढ़ेंगे। इसलिए आज का और है कि जो प्रॉब्लम है सब बता देंगे। लोग ही नहीं या नहीं यार कोई, ये ऊपर से बंद कर दो थोड़ा ऊपर। चल, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करना है? बातें करो। देखो, पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, उसका एकमात्र कारण है कि हमारे पास एक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य कैसा? अब ये देखो, मैंने लिख रखा है वहाँ देखो क्या है कि 20 पेज मुझे वो किताब पढ़ना है, 30 पेज मुझे वो पढ़ना है, 1 पेज ये पढ़ना है। सेम ऐसा सुबह जैसे आप उठे, अब आपका एक पर्पस क्या है? या तो क्लास आना, जो क्लास नहीं आ रहे उनके लिए क्या हो सकता है, उठे और या तो क्लास देखना, ऑनलाइन पढ़ेंगे या आप क्लास आएंगे। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा, शाम को होना चाहिए मैं जो क्लास में आती हूँ ना, पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और लिखूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। आपको रोज पता होना चाहिए मुझे क्या क्या करना है। इतना सा अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं। हम सोचे हम बहुत पढ़ लेंगे, बहुत नहीं होता है। जैसे मैंने क्या टारगेट बना रखा है कि मेरी एक बुक में 20 पेज पढ़ूंगा, एक बुक में 20 पेज पढ़ूंगा, मैं एक पेपर लगाऊंगा एमपी का, एक पेपर लगाऊंगा मेरे सब्जेक्ट का। ये मेरे पास एक टारगेट है। जैसे सुबह उठा मुझे दिख जाता है मुझे आज पूरा दिन में ये करना है, बोले इसके बाद भी टाइम बच जाए तो मैं वीडियो देखने लगता हूँ। अगर आपके पास ये उद्देश्य है, मन क्यों नहीं लगेगा? लगने लगेगा। फिर मैंने बोला चले जाओ, कहाँ चले जाओ? मैंने बोला साक्षी पेट्रोल पंप चले जाओ, तो चले जाओगे आप। तो ये पर्पस होना चाहिए, सुबह उठेगी। और हमने ना छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना है। छोटी छोटी खुशियाँ कैसे? जैसे आज आपने बोला कि मुझे 20 पेज ये पढ़ना है, 10 पेज ये, अगर ये पढ़ लिए तो इसको सेलिब्रेट करो। रील देखना, रील देखो, किससे बात करना है बात करो, अच्छा कुछ खाना है खाओ, दोस्त से बात करना वो करो। हम सोच रहे हो नौकरी लगेगी, नहीं, इस जर्नी को एंजॉय करना है। नौकरी लगना नहीं लगना वो सेकेंड बात है, पर इस जर्नी में जो आप सीखोगे, जो डिसिप्लिन लाओगे, बहुत काम आएगा। बहुत ज़्यादा काम मतलब बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो क्या करना आपको? एक तो उद्देश्य होना चाहिए आपका कि क्या पढ़ेंगे, और दूसरी बात छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, कि हमारा जो है पढ़ने का पता नहीं कि पढ़ने का तरीका क्या रहे, क्या किस तरीके से पढ़े ना, तरीका क्या है। तो देखिए, तरीका है आप टाइम टेबल बोल सकते हो, है ना, कि बोले टाइम टेबल क्या रखें, मन में याद हो टाइम टेबल क्या बोलो। सुबह उठ के देखो, टाइम एक होता है टाइम टेबल और एक होता है टाइम ब्लॉक। तो आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, टाइम को ब्लॉक करना है। टाइम को ब्लॉक कैसे करना है? हमने आपको क्या बताया, कितने घंटे पढ़ना आपको? केवल 5 घंटे, अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो आपको एक पेज लेना है, खाली पेज लें आप, और उस पेज में ऐसी लाइनें रहती है ना, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 बॉक्स बना लिए। कोचिंग के टाइम को छोड़ के 5 घंटे पढ़ना आपको, ये नहीं कि 3 घंटे कोचिंग में 5 घंटे हो। हाँ, कोचिंग को स्किप करके 5 घंटे अलग से पढ़ना है। आप सुबह आ गए कोचिंग, या सुबह कुछ भी कर लिया, अब मान के लिए आपने 1 बजे से लेकर 2 बजे तक करी क्या पढ़ाई, 1 घंटा पढ़ ली, एक ऐसा बॉक्स कर दो। फिर 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे लगातार पढ़ लिए, फिर 2 ब्लॉक कर दो। फिर शाम को 8 से 9 आपने 1 घंटा पढ़ लिया, ये कर दो। और फिर 10 से 11 आप पढ़ लिए, ये कर दो। 5 घंटे भले आप सुबह पढ़ो। और लोगों के मन में एक और डाउट आता है, सुबह पढ़े शाम को, कुछ नहीं करना है, जब मन पड़े तब पढ़ो। कोई सुबह शाम नहीं होती, आपको केवल टाइम को ब्लॉक करना है।
रोज एक दिन हुआ, आपको इतनी खुशी मिलेगी, अंदर से मजा आएगा, और वाह यार आज तो मैंने जो सोचा वो कर लिया। फिर अगले दिन भी यही करो, फिर अगले दिन भी यही करो। जब आप 8 दिन होंगे ना, सोमवार से लेकर शनिवार, आप ये देखोगे आपको इतनी खुशी मिलेगी, वाह यार मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। टाइम को ब्लॉक करना है, टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल क्या बना लिया हमने, बोले सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पढ़ूंगा मैं। पता चला 8:30 बजे उठ रहे हैं, उठ के मूड खराब हो गया, अरे यार 7:30, अगला दिन पूरा खराब। नहीं, ये करो, बोले ठीक है 8:30 9 बजे, 10 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा, 10 से 11। एटलीस्ट आपको करना तो आपकी पढ़ाई है ना। और शुरू में आप टारगेट से नहीं पढ़ पाओ, शुरू में घंटे पढ़ना है आपको। और अब एक और चीज आ रही है आपकी, क्या, फोन की दिक्कत आ रही है ना। फोन बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा आपको, फोन से परेशानी, बोले मोबाइल चलाने का मन करता है, रील ने के स्नैप। जो स्टूडेंट अभी तैयारी करने लगे हैं उनको इंस्टा रील्स, स्नैप, फेसबुक, वो सेल्फी वाला क्या रहते उसको मुंह बनाते हो वैसा, इनकी जीवन में जरूरत नहीं है। बिल्कुल डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। मैंने जब एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी 2020 में, तो 2020 से लगाकर 22 तक, 2020 पूरा, 21 पूरा और 22 पूरा, ना तो व्हाट्सएप चलाया ना इंस्टाग्राम चलाया। आई बात समझ ना। वो 21 में थोड़ा बहुत चला लिया तब, पर नहीं, ये 2 साल तक तो व्हाट्सएप खोला ही नहीं मैंने। मैं इतना कलेक्टर थोड़ी था जो मेरे काम हो गए, कुछ काम नहीं। ये छोड़ दो। और बोले ये छोड़ दिया, फिर भी मन करता है हमारा, एक एप्लीकेशन आती, कीप मी आउट, ये डाउनलोड करो। और इसमें ऑप्शन आता है 1 घंटा लॉक कर दिया, आप फोन फोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगा, केवल फोन आ जाएंगे, फोन लगेंगे भी नहीं, कैमरा भी नहीं खींचा, कुछ भी नहीं होगा, फोन लॉक हो गया, पढ़ाई करो। ये एक घंटा, ऐसे 1 घंटे पढ़ना है आपको। एक बार ये करके देखो, क्योंकि तैयारी सेक्रीफाइस मांगती है। हम सोच लेगा और हम तो फोन भी चलाएंगे, इंस्टा चलाएंगे, नहीं होता है। जो बच्चे लगते हैं ना, उनकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं रहती है, वो बहुत मेहनत करते हैं। और ये सब अगर आप छोड़ दोगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी करो, क्योंकि आपके दिमाग में 10 तनाव हो रहे, यार इसने तो वहाँ घूमने गई है, तो और इसने तो अच्छे कपड़े पहन रखे, तो नए कपड़े ये चल रहे, इसने तो लहंगा पहना, मैं भी अपनी शादी में पहनूंगी। नहीं, कंपैरिजन करते हैं, और यार ये तो नौकरी लगने के बाद। कुछ नहीं करना है, करना वो है केवल मेहनत करना है। तो फोन डिस्ट्रैक्ट से बचने का क्या तरीका है, ये सारे एप्लीकेशन डिलीट कर दो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फिर पढ़ाई करो। कितनी देर पढ़ना है बता दिया आपको। दूसरी बात आती है कि नोट्स कैसे बनाएं, है ना। तो नोट्स बनाने का क्या तरीका बताया, जो क्लास में पढ़ रहे हैं कॉपी में लिख लो यहाँ, और घर जाके क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उस क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही नोट्स बनाओ। क्या क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान की क्या भूमिका थी, और एक क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में महिलाओं की संख्या और भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति का योगदान। ये 3 क्वेश्चन आए उस चैप्टर से। तो आपने इन तीनों क्वेश्चनों को एड्रेस करा, पहले इन तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखे उसी नोट्स में। ये तरीका सही है। और फिर जो आपको बेसिक टॉपिक लग रहा है कि ये आ सकता है वो लिखो। इस प्रकार से नोट्स बनाएं। बोले हमारे नोट्स नहीं बनाएंगे, पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे, मत पढ़ो, फिर छोड़ दो। अगर आप नोट्स नहीं बन पा रहे, बोले समय बहुत बिगड़ता है, कैसे समय बिगड़ रहा है, समय भी नहीं बिगड़ना चाहिए। समय पढ़ाई में समय बिगड़ रहा है कि समय लगा रहे हैं, तो नोट्स बनाने खुद के, और जो पढ़ा रहे उसके ही नोट्स। और कोई किसी चीज का डाउट है, बोले हम ये बताओ एमपीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करें, ये बोल रहे थे आपने, पीवाईक्यू बोला, पीवाईक्यू कहाँ से डाउनलोड। तो देखो, जो मेंस का पढ़ रहे 3 क्लास लगेगी आपकी, या अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, अगर कोई व्यक्ति सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो क्या करेगा, 2 क्लास देके किसी भी टीचर की कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं। और इन 2 क्लास को, जैसे कि 2 सब्जेक्ट पढ़ना है ना, एक हिस्ट्री पढ़ लिया, एक पॉलिटी पढ़ लिया, 2 घंटे क्लास की देख ली, 2 घंटे क्लास की देख ली, 4 घंटे हो गए। अब इस जो क्लास देखी इसको पढ़ें, या आपने अपने यहाँ भी 3 क्लास लगेगी, है ना। तो अब इन तीनों क्लासों को क्या करें, आप घर जाके नोट्स में लिखें। क्या करना है, नोट्स में लिखना है।
उसको याद करना, जो यहाँ पढ़ा है वो, केवल जो यहाँ पढ़ा है वो, और कुछ नहीं करना है। बाकी 5 घंटे ये हो जाएगा आपका। और इसके साथ केवल इतना सा करना है कि एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेक्शन पे जाना है, और उसमें जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को देखना। एक दिन में एक पेपर देखिए। क्या करना है? एक दिन में एक पेपर रोज देखो, रोज एक पेपर देखो। यह है आपका प्री मेंस और प्री का एक साथ पास करने का तरीका। जब मेंस तैयार होगी ना, प्री एक झटके में निकाल लोगे आप। पर वो कब? जब मेंस बहुत अच्छे हो गए, आपने मेंस के साथ साथ प्री के क्वेश्चन भी देखे होंगे। बोले मेंस के क्वेश्चन हमारे नोट्स में तो सारे किस में आ जाएंगे? आपके हमारे नोट्स में आ जाएंगे। जो मैं बनाऊंगा ना यूनिट आपके पेपर 1 और 2 वाले पेपर के, तो जितने क्वेश्चन आए वो वहीं दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन का ही है। बताओ और कोई किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है? नहीं तो हम कल से हम पेपर 1 का पार्ट ए पढ़ना चालू करेंगे, है ना। उसके बाद कल से सर आ जाएंगे आपके। ठीक, बोलो।